नमस्ते दोस्तों। इस अध्याय में हम वाराणसी मंडल जिले के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को आसान भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से किसी जीवित संग्रहालय की तरह धड़क रहा है। बिल्कुल। और एक ऐसा जिला भी है जो पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन लिंगानुपात का रिकॉर्ड रखता है। हाँ, और एक नदी ऐसी भी है जिसे प्राचीन किंवदंतियों में कर्मों का नाश करने वाली अशुभ नदी माना जाता था। सही कहा। तो आज के सेशन में हम तथ्यों को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनके भूगोल और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को जोड़कर एक पूरा परिदृश्य समझेंगे। हाँ, और इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन यही है कि दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक मेंटल मैप तैयार हो सके। एकदम सही। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का आधार अरविंद रास क्लासेस के प्रामाणिक और परीक्षा केंद्रित नोट्स हैं। मतलब हम प्रशासनिक परिदृश्य से शुरू करेंगे और एक एक करके जिलों की गहराई में उतरेंगे। तो प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो वाराणसी मंडल में कुल 4 जिले आते हैं: वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। बिल्कुल, और इस पूरे मंडल का प्रशासनिक नेतृत्व वाराणसी के मंडलायुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर के हाथों में होता है। तो चलिए इस मानसिक मानचित्र की शुरुआत उस शहर से करते हैं जिसे मोक्ष और सिल्क की नगरी कहा जाता है, यानी अपना वाराणसी। जी। अगर हम इसके भूगोल को देखें तो ये शहर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर एक अर्धचंद्राकार रूप में बसा हुआ है। हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत कर्व बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ 88 घाटों की एक अटूट श्रृंखला है जो मतलब इस शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धुरी है। इसे तीर्थ और मोक्ष की नगरी माना जाता है। और इसी के केंद्र में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। हाँ, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। बताइए। अब वाराणसी एक निरंतर चलने वाला प्राचीन हिंदू मान्यताओं का जीवित संग्रहालय है, तो इस पूरे ढांचे में सारनाथ का ऐतिहासिक महत्व क्या है? मतलब वो इस कहानी में कैसे फिट बैठता है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हम अक्सर वाराणसी को केवल हिंदू धर्म के चश्मे से देखते हैं, लेकिन सारनाथ वो कड़ी है जिसने इस क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर एक अलग ही पहचान दी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सारनाथ, जिसे प्राचीन काल में हिरण पार्क या डियर पार्क कहा जाता था, ये वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। अरे हाँ, धम्म चक्र प्रवर्तन। बिल्कुल। इस घटना को इतिहास में धम्म की शिक्षा का आरंभ माना जाता है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, बल्कि एक पूरी नई विचारधारा का जन्म था। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। और यहीं पर कौंडिन्य के ज्ञान के माध्यम से बौद्ध संघ पहली बार अस्तित्व में आया था। यानी वाराणसी सिर्फ एक धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की भू-आयामी आध्यात्मिक यात्रा का उद्गम स्थल है। यह सचमुच एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है। और अगर हम अध्यात्म से थोड़ा बाहर निकल के यहाँ की कला और संस्कृति को देखें तो वाराणसी को संगीत, नाटक और मनोरंजन का शहर भी कहा जाता है। हाँ, रामनगर की रामलीला तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल। रामलीला जो एक अनूठी शैली में मंचित की जाती है, और यहाँ का पारंपरिक परिवहन साधन जिसे एक्का या घोड़ा गाड़ी कहा जाता है, वो आज भी शहर की जीवंतता का हिस्सा है। सही बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था के नजरिए से वाराणसी केवल अतीत के सहारे नहीं चल रहा है। हाँ, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए यहाँ आधुनिक और पारंपरिक दोनों उद्योगों का समावेश है। एकदम सही। जब हम उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना की बात करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ओडीओपी कहते हैं। हाँ, ओडीओपी, तो उसके तहत वाराणसी का उत्पाद है बनारसी सिल्क साड़ी। क्या बात है! और ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। इसके निर्माण में जो जटिल बुनाई और जरी का काम होता है, वो इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अत्यंत मूल्यवान उत्पाद बनाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों और आभूषणों का भी एक बड़ा बाजार है। हाँ, और इन आर्थिक गतिविधियों का सीधा असर यहाँ की आबादी पर पड़ता है। तो अगर हम 2011 की जनगणना के जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय वाराणसी शहर ही है। जी। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या 36,76,841 है। मतलब 36 लाख से अधिक की यह आबादी एक बहुत ही घने और जीवंत शहर का निर्माण करती है। हाँ, और अगर हम सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात देखें तो वो 913 है। और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 75.60% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 83.78% है और महिला साक्षरता 66.69% है।
साक्षरता दर का यह आंकड़ा दर्शाता है कि वाराणसी एक लंबे समय से शिक्षा का केंद्र भी रहा है। सही कहा। अब इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी से निकलकर हम मंडल के दूसरे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, जौनपुर। जौनपुर। हाँ, जौनपुर अतीत के गौरव, रणनीतिक वास्तुकला और विद्या का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक केंद्र रहा है। लेकिन इसका भूगोल बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। अगर हम यहाँ की स्थलाकृति टोपोग्राफी को समझें तो ये उथली नदी घाटियों वाला एक समतल मैदान है। और शायद इसी उथली घाटी की वजह से ये जिला अक्सर बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित रहता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ की प्रमुख पैतृक नदियां गोमती और सई हैं। और कुछ छोटे सहायक नदियां भी तो हैं। हाँ, वरुणा, बसोही, मामूर और गांगी जैसी छोटी सहायक नदियां भी इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। और यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली, दोमट और चिकनी है। हाँ, और एक आर्थिक विषमता भी देखने को मिलती है यहाँ। खनिजों के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत समृद्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ मुख्य रूप से केवल चूना बनाने वाली चट्टानें ही पाई जाती हैं। लेकिन खनिज संसाधनों की कमी ने यहाँ के पारंपरिक कौशल को रुकने नहीं दिया। अगर हम जौनपुर के ओडीओपी की बात करें तो वो ऊनी कालीन है। जी, वुलन कारपेट। हाँ, जो यहाँ के कुशल कारीगरों की मेहनत का सीधा परिणाम है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार बाढ़ से प्रभावित रहता है, जहाँ बहुत अधिक खनिज संसाधन भी नहीं है, फिर भी इतिहास में शर्की राजवंश ने यहाँ इतनी भव्य, विशाल और स्थायी वास्तुकला का निर्माण कैसे और क्यों किया? इस क्यों का जवाब शर्की राजवंश की रणनीतिक सोच में छिपा है। अच्छा, समझाए जरा। देखिए, जौनपुर उनके लिए केवल एक रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक बेहद अहम राजनीतिक और सैन्य छावनी था। बाढ़ के बावजूद उन्होंने गोमती नदी का उपयोग एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली और परिवहन मार्ग के रूप में किया। ओहो, तो ये डिफेंस सिस्टम था उनका। बिल्कुल। अब अगर वास्तुकला की बात करें तो उनकी इमारतें सिर्फ सुंदर नहीं थी, वे मजबूत थीं। सबसे बड़ा उदाहरण है अटाला मस्जिद, जिसका निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया था। हाँ, ये तो काफी मशहूर है। ये इतनी बेहतरीन थी कि इसे जौनपुर की अन्य मस्जिदों के लिए एक आदर्श मान लिया गया था। इसके बाद झंझरी मस्जिद आती है, जो इब्राहिम शाह शर्की द्वारा ही बनवाई गई थी। झंझरी मस्जिद के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि सेना यहाँ अपने हाथी, घोड़े और खच्चर रखती थी। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि सैन्य रसद का एक हिस्सा भी थी। एकदम सही विश्लेषण है। और इसके अलावा 1455 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह शर्की की पत्नी बीबी राजी द्वारा मस्जिद लाल दरवाजा बनवाया गया था, जिसका क्षेत्रफल 212 गुणा 188 वर्ग फुट है। काफी विशाल है। और अगर हम गोमती नदी के बाएं किनारे पर देखें तो 1362 ईस्वी में फिरोज शाह द्वारा निर्मित शाही किला खड़ा है, जिसका केंद्रीय द्वार 36 फीट ऊंचा है। ये ऊंचाई शायद बाढ़ के पानी से बचने और दूर तक नजर रखने के लिए ही डिजाइन की गई थी। बिल्कुल लॉजिकल बात है। इसके अलावा जामा मस्जिद का निर्माण, जिसकी नींव इब्राहिम शाह के समय रखी गई थी और हुसैन शाह के शासनकाल में पूरी हुई। इसके शीर्ष पर जाने के लिए जो 27 सीढ़ियां हैं, वे इसकी भव्यता को दर्शाती हैं। सही कहा। लेकिन जौनपुर की वास्तुकला का सबसे बड़ा अजूबा है शाही पुल। अरे हाँ, शाही पुल 1564 ईस्वी में अकबर के आदेश पर मुनीम खान ने इसे बनवाया था। ये 26 फीट चौड़ा है। इस पुल के डिजाइन में एक बहुत ही खास तकनीकी शब्द का जिक्र होता है, पिल बॉक्स। मैंने अक्सर इसे आधुनिक सैन्य बंकरों के संदर्भ में सुना है। 16वीं सदी के एक पुल में पिल बॉक्स का क्या काम था? ये बहुत ही शानदार डिजाइन था। पुल के आसन किनारों के प्रत्येक मिलन बिंदु पर, मतलब जहां दो मेहराब मिलते हैं, ये पिल बॉक्स जैसी संरचना बनाई गई थी। अच्छा। इसका काम सिर्फ सैनिकों के लिए गार्ड पोस्ट बनना नहीं था। जब गोमती नदी में भयानक बाढ़ आती थी तो पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता था। हाँ, जाहिर है। तो ये पिल बॉक्स उस तेज धारा को चीरने का काम करते थे, वाटर फ्लो ब्रेकर की तरह, जिससे पुल के मुख्य खंभों पर पानी का सीधा दबाव कम हो जाता था। अरे वाह, क्या इंजीनियरिंग थी उस समय की। बिल्कुल। यही कारण है कि ये पुल सदियों बाद भी मजबूती से खड़ा है। ये वास्तुकला की एक बहुत ही गहरी समझ थी। अब जौनपुर के जनसांख्यिकी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जी। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी जिला मुख्यालय जौनपुर ही है। जी। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या 44,94,204 है। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं।
ये पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। ये 1024 का लिंगानुपात परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 71.5% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 83.80% और महिला साक्षरता 59.81% है। सही। अब जौनपुर के इस वास्तुकला और इतिहास से आगे बढ़ते हुए हम गाजीपुर जिले में प्रवेश करते हैं। गाजीपुर की पहचान स्वतंत्रता संग्राम के उग्र विद्रोहों और लोक कला की समृद्ध विरासत से है। हाँ, गाजीपुर का नाम आते ही सबसे पहले जिला साहेब विद्रोह का जिक्र आता है। बिल्कुल। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, बल्कि किसानों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ किया गया एक संगठित मोर्चा था। और इसके साथ ही गाजीपुर पुरातात्विक महत्व का भी गवाह है। हाँ, भिटारी नामक स्थान पर, जो सैदपुर में है, एक लाल बलुआ पत्थर का एकाश्म स्तंभ यानी एक मोनोलिथ मौजूद है। जी, रेड सैंडस्टोन का। इस एक ही पत्थर से तराशे गए स्तंभ पर लगभग 1 मीटर ऊंची घंटी की आकृति बनी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पर गुप्त साम्राज्य के सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल और कुमारगुप्त के उत्तराधिकार का विस्तृत शिलालेख उकेरा गया है। गुप्त काल का ये शिलालेख उस समय की राजनीतिक स्थिरता को प्रमाणित करता है। और अगर हम आज की बात करें तो गाजीपुर अपनी लोक कला और अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ का ओडीओपी क्या है? यहाँ का ओडीओपी है जूट वॉल हैंगिंग। जूट से बनी ये सजावटी कलाकृतियां इस क्षेत्र की हस्तशिल्प क्षमता को दर्शाती हैं। और लोक संगीत में भी तो ये जिला बहुत समृद्ध है। हाँ, यहाँ बिरहा, चैती और सोहर जैसे लोकगीत आम जनजीवन का हिस्सा हैं। वहीं धोबिया और पूर्वी नौटंकी जैसे लोक नृत्य यहाँ के उत्सवों की जान है। क्या बात है। और परीक्षा के लिए एक और बड़ा तथ्य ये है कि गाजीपुर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर और उनके भाई प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की मातृभूमि है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। और कला के इस क्षेत्र में अगर हम प्रशासन और नवीनतम विकास की बात करें तो यहाँ जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ZRTI स्थापित है। जी। लेकिन एक बहुत ही विशिष्ट और अलग तरह का पायलट प्रोजेक्ट गाजीपुर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र और बाराबंकी के साथ साथ गाजीपुर को सांप काटने की जागरूकता प्रोजेक्ट के लिए चुना है। स्नेक बाइट अवेयरनेस प्रोजेक्ट। हाँ, ये बहुत ही विशिष्ट समस्या है। मैं सोच रही थी कि गाजीपुर में सांप काटने के मामले इतने अधिक क्यों होते हैं कि सरकार को इसके लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाना पड़ा। इसके पीछे सीधा संबंध यहाँ के भूगोल और कृषि से है। अच्छा। देखिए, गाजीपुर गंगा के मैदानी इलाके में है और यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है। बड़े पैमाने पर खेती और ग्रामीण इलाकों में घनी वनस्पति होने के कारण यहाँ के किसानों और मजदूरों का सीधा संपर्क जहरीले सांपों से होता है, खासकर मानसून के दौरान। ओह, अब समझ में आया। इसलिए इस जागरूकता अभियान की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही। जनसांख्यिकी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी जिला मुख्यालय गाजीपुर है और टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या 36,20,268 है। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 952 है। और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 71.78% है, जिसमें पुरुष 82% और महिलाएं 60.3% साक्षर हैं। तो अब गाजीपुर की इस कृषि प्रधान भूमि से हम आगे बढ़ते हैं चंदौली की तरफ। चंदौली, जिसे लोकप्रिय रूप से उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा कहा जाता है, राइस बोल ऑफ यूपी। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यह नाम एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल। इसका भूगोल इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति देता है। इसके उत्तर पूर्व में गाजीपुर है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में बिहार राज्य, दक्षिण में सोनभद्र और दक्षिण पश्चिम में मिर्जापुर स्थित है। और यहाँ बहने वाली कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश, मुख्यतः चंदौली और बिहार के बीच एक प्राकृतिक विभाजन रेखा का काम करती है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। और यहाँ के शिल्प की बात करें तो चंदौली का ओडीओपी जरी जरदोजी है। लेकिन चंदौली का महत्व सिर्फ इसके धान की पैदावार तक सीमित नहीं है। इसका इतिहास आज़ादी की लड़ाई से बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ, यहाँ के 2 गांव घोसवा और खखरा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने कड़े और हिंसक प्रतिरोध के लिए इतिहास में दर्ज है। इन गांवों के लोगों ने आज़ादी के लिए जो बलिदान दिया वो अप्रतिम है। बिल्कुल। इसके अलावा
चंदौली की मिट्टी ने भारत को उसका दूसरा प्रधानमंत्री दिया है। ये भारत रत्न से सम्मानित श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। और साथ ही ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के अंतिम पलों का गवाह भी रहा है। यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। जी, और चंदौली की अर्थव्यवस्था को सिंचित करने में यहाँ के बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। यहाँ दो प्रमुख बांध हैं जो खेती को जीवन देते हैं। पहला है मूसाखंड बांध, जो कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर। और दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा है चंद्रप्रभा बांध। अगर खनिजों की बात करें तो चंदौली में बॉक्साइट, कांच की रेत या ग्लास सैंड और पोटैश लवण जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। और कृषि और खनिजों के साथ साथ यहाँ मत्स्य पालन को भी भारी बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। बुनियादी ढांचे के नवीनतम अद्यतन के अनुसार चंदौली में 62 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक फिश मॉल का निर्माण किया जा रहा है। फिश मॉल? ये तो काफी इनोवेटिव है। हाँ, ये मॉल इस क्षेत्र के मछली पालकों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बनेगा। बहुत बढ़िया। अगर हम जनसांख्यिकी को देखें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी जिला मुख्यालय चंदौली है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या 19,52,756 है। सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात 918 है। और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 71.48% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.72% और महिला साक्षरता 60.35% है। तो हमने वाराणसी मंडल के इन चारों जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली को बहुत गहराई से समझ लिया है। बिल्कुल। अब इस माइक्रो तस्वीर से बाहर निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के मैक्रो परिप्रेक्ष्य पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य के प्रमुख तथ्य क्या कहते हैं? अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार राज्य के शीर्ष 5 जिलों की बात करें तो पहले स्थान पर है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल। उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर और 5वें स्थान पर बहराइच का नाम आता है। और वहीं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अनुसार राज्य के शीर्ष 5 जिले हैं प्रयागराज, जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। क्षेत्रफल और जनसंख्या के बाद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक आते हैं जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। हाँ, सबसे पहला है जनघनत्व। जी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्य के शीर्ष 5 जिले हैं गाजियाबाद, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 3,971 लोग रहते हैं। बाप रे, काफी घना है। दूसरे स्थान पर वाराणसी है, जहां 2,395 लोग रहते हैं। फिर लखनऊ 1816 के साथ, संत रविदास नगर या भदोही 1555 के साथ और कानपुर नगर 1452 के साथ। और अगर शिक्षा के स्तर को देखें तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर के अनुसार शीर्ष जिले हैं गौतम बुद्ध नगर 80.1% के साथ, फिर कानपुर नगर 79.7%, औरैया 78.95%, इटावा 78.4% और गाजियाबाद 78.07%। और सबसे अंत में सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताता है। इसके अनुसार शीर्ष 5 जिले हैं जौनपुर 1024 के साथ, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 और सुल्तानपुर 983। यहाँ ये बात फिर से रेखांकित करने वाली है कि जौनपुर पूरे राज्य में लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 पर है। बिल्कुल, इसे भूलना नहीं है। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और समझा है उसे समेटने का समय आ गया है। इस पूरे सेशन का एक कंप्लीट क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी तथ्य दिमाग में स्थिर हो जाएं। हाँ, इस कंप्लीट क्विक रिवीजन को बहुत ध्यान से सुनिए। ये परीक्षा के अंतिम समय में सबसे ज्यादा काम आता है। बिल्कुल। सबसे पहले वाराणसी, यहाँ का ओडीओपी बनारसी सिल्क साड़ी है। प्रमुख नदी गंगा है। इतिहास में इसका जुड़ाव सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, 88 घाटों और काशी विश्वनाथ से है। यहाँ का लिंगानुपात 913 और साक्षरता 75.60% है। दूसरा जौनपुर, यहाँ का ओडीओपी ऊनी कालीन है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गोमती और सई हैं। वास्तुकला में अटाला मस्जिद, 36 फीट ऊंचा शाही किला और पिल बॉक्स वाला शाही पुल प्रसिद्ध हैं।
इसका लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक 1024 है और साक्षरता 71.5% है। तीसरा है गाजीपुर। यहाँ का ओडीओपी जूट वॉल हैंगिंग है। ऐतिहासिक रूप से यह जिला साहेब विद्रोह और भिटारी के लाल बलुआ पत्थर के मोनोलिथ के लिए जाना जाता है। इसका लिंगानुपात 952 और साक्षरता 71.78% है। और चौथा है चंदौली। यहाँ का ओडीओपी जरी जरदोजी है। यहाँ कर्मनाशा नदी बहती है। इतिहास में घोसवा और खखरा गांव का आज़ादी का संघर्ष प्रसिद्ध है। कृषि के लिए यहाँ मूसाखंड बांध अहम है। इसका लिंगानुपात 918 और साक्षरता 71.48% है। और अंत में की टेकअवेज यानी प्रमुख निष्कर्ष के रूप में हमें 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान चंदौली है। दूसरा, चंदौली को ही उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा कहा जाता है। और तीसरा, सांप काटने की जागरूकता का पायलट प्रोजेक्ट गाजीपुर में चलाया जा रहा है, सोनभद्र और बाराबंकी के साथ। मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस पूरे ज्ञान को केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि जब आप परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करें तो एक तथ्य को दूसरे से जोड़कर एलिमिनेशन तकनीक में इसका इस्तेमाल करें। भूगोल को इतिहास से और इतिहास को अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखें। बहुत ही शानदार टिप है ये। जाते जाते बस एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात पर गौर कीजिएगा। बिल्कुल। हमने आज चंदौली में कर्मनाशा नदी का जिक्र किया था। प्राचीन मान्यताओं और किंवदंतियों में इस नदी का नाम ही कर्मों का नाश करने वाली या अशुभ नदी के रूप में लिया जाता था। हाँ, लोग इसका पानी छूने से भी बचते थे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, आज वही कर्मनाशा नदी मूसाखंड बांध के रूप में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 2 विशाल राज्यों के लाखों किसानों के लिए सिंचाई की सबसे बड़ी जीवन रेखा बन गई है। बहुत गहरी बात है। जो नदी कभी अभिशाप मानी जाती थी, आज वो धान के कटोरे को सींच रही है। ये दिखाता है कि कैसे मानवीय प्रयास, तकनीक और समय पुरानी से पुरानी धारणाओं को बदल कर रख देते हैं। इस सेशन से इतना ही। धन्यवाद।